राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR नर्सिंग क्राइटेरिया। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है। ब्लड क्लॉटिंग ऑल्सो नोन एज कोगुलेशन, इसको कोगुलेशन भी बोलते हैं और ये एक जेल फॉर्मेशन का जो है प्रोसेस है। इसके यूज़ हम ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए करते हैं। ये प्रोसेस एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग जो होती है उसको मेडिकल टर्म में थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो हमारी होती हैं उसके अंदर एक क्लॉट बन जाता है और वो ब्लड के फ्लो को ब्लॉक कर देती है। ब्लड क्लॉटिंग जो है एक प्रोसेस है जेल को बनाने का। जेल ऐसा होता है जो जैसे कि जेल का प्लग और ब्लड क्लॉट होता है, जो प्रोटीन्स और प्लेटलेट्स जो होते हैं उनसे मिलकर बनता है ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए जब कोई ब्लड वेसल इंजर्ड हो जाती है। इस प्रोसेस में जो लिक्विड ब्लड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड मास में, वो जो हमारा वुंड है और उसको सील करने के लिए और उसको हील करने के लिए। जो प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो मिलकर एक फिब्रिन मैश बना देते हैं जहाँ पर इंजरी हुई होती है। तो इससे क्या है कि ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो लीवर के द्वारा बनाए जाते हैं। जो लीवर डिजीज़ होती हैं वो ब्लड क्लॉटिंग को इम्पेयर करती हैं। जब हमारा लीवर है जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है तो उसके लिए उसको विटामिन के चाहिए होता है। तो ये विटामिन के जो है इम्पॉर्टेंट है बहुत लीवर को प्रोड्यूस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ हमने कुछ और भी फैक्टर्स लिखे हैं जैसे कि फिब्रिनोजेन, नेक्स्ट हमने लिखा है ब्लड क्लॉटिंग हार्मोन्स। जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हार्मोन्स ज़रूरी होते हैं वो हमने लिखे हैं यहाँ पे। सबसे पहले थ्रोम्बोपोइटीन है। ये हार्मोन किडनी और लीवर से होता है और ये प्लेटलेट्स की जो प्रोडक्शन है उसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है हमारा ईस्ट्रोजन, ये क्लॉटिंग फैक्टर के लेवल को इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट है हमारा थ्रोम्बिन, ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के समय फॉर्म होता है, बनता है, जिससे जो सॉल्युबल फिब्रोजिन है वो इनसॉल्युबल फिब्रिन में चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो एंजाइम है वो क्लॉटिंग के दौरान बनता है और ये जो फिब्रोजिन सॉल्युबल घुलने वाला फिब्रोजिन होता है उसको जे ना घुलने वाले फिब्रिन में बदल देता है ताकि जो मैश है वो बन सके और ब्लड जो है वो रुक जाए। नेक्स्ट है हमारा फिब्रिनोजेन और फिब्रिन, ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो फिब्रिन में बदल जाता है और उसको एक जाले के रूप में बना देता है, मैश के रूप में बना देता है इंजरी की साइट पर, ताकि जो हमारा जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको रुक जाए। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग, इसको हेमोस्टैटिस भी बोलते हैं। इसमें हमने सारा प्रोसेस लिखा हुआ है कि क्लॉटिंग कैसे होती है और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इसके। सबसे पहले जहाँ इंजरी होती है उस पॉइंट पे प्लेटलेट प्लग बन जाते हैं, फिर कोगुलेशन कैस्केडे होता है, उसके बाद थ्रोम्बिन फॉर्मेशन होती है जिसमें कन्वर्ट्स हो जाता है फिब्रोजिन इनटू फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। आगे हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है सारे पॉइंट्स को, सभी स्टेप्स को। सबसे पहले इंजरी एंड वेसल कंट्रैक्शन होती है। सबसे पहले जब इंजरी साइट पर, जो हमारी इंजरी साइट है जहाँ पर हमें चोट लगी होती है, जो कट लगा होता है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है, वहाँ की जो ब्लड वेसल होती है वो कंट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। फिर वहाँ पे एक प्लेटलेट प्लग बन जाता है। सेकंड पॉइंट है हमारा प्लेटलेट्स प्लग। तो जो
वाइट ब्लड आरबीसीज होते हैं वहाँ पे जल्दी जल्दी इकट्ठा हो जाते हैं इंजरी की साइट पर, और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो एक प्लग बना देते हैं एक दूसरे के साथ जुड़कर, जो प्लेटलेट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है कोगुलेशन कैस्केडे का। इसमें जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो आ जाता है इंजरी की साइट पर और कैस्केडे प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वो भी हम प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है वहाँ पर आकर जमा हो जाता है। उसके बाद मैश फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जो प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो मिलकर एक फिब्रोजिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिब्रोजिन को कन्वर्ट कर देते हैं फिब्रिन मैश में। मतलब कि जो फिब्रोजिन होता है उसका एक जाला बना देता है फिब्रिन के रूप में, फिब्रिन्स का जाला बना देता है ताकि वहाँ से ब्लीडिंग रुक जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है क्लॉट मेकिंग का। जो फिब्रिन मैश होता है वो सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि वो जो फिब्रिन मैश बना होता है, जाला बना होता है, वो सॉलिड हो जाता है जो चोट लगी है उसको सील करने के लिए और उसको ठीक करने के लिए। उसके बाद रेजोल्यूशन का प्रोसेस होता है। इसका मतलब है कि जो क्लॉट था वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे चोट लगी थी वहाँ पे जो क्लॉट बन गया था ब्लड को स्टॉप करने के लिए, वो श्रिंक होने लग जाता है। और जो इंजर्ड वेसल होती है उसके जो एजेस होते हैं, कोने होते हैं, वे एक दूसरे के पास आने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं एक दूसरे के साथ हील होने के लिए, मतलब कि ठीक होने के लिए। नेक्स्ट स्टेप होता है फिब्रिनोलाइसिस का। जब वेसल रिपेयर हो जाती है तो फिब्रिनोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, जो प्लाज्मिन एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए, एंड जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है उसको दोबारा से चालू करने के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फंक्शंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। नंबर 1 पे हमने लिखा है प्रिवेंट फ्रॉम हैमरेज। ये ब्लड लॉस से प्रिवेंट करती है। जब कोई ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है तो ब्लीडिंग को स्टॉप कर देती है। नेक्स्ट है हमारा वूंड हीलिंग। ये वूंड को सील करने में मदद करती है। जो क्लॉट है वो इंजर्ड साइट और वेसल को सील कर देता है ताकि जो ब्लड है वो ब्लीडिंग ना हो सके, और प्रिवेंट कर देता है इन्फेक्शन को, ब्लॉक करके उसको ब्लॉक कर देता है वूंड को, ताकि जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अंदर ना जा सकें और इन्फेक्शन से बचाव हो जाए। नेक्स्ट फंक्शन है इसका वूंड हीलिंग। मतलब कि वो उसको ठीक करने में मदद करता है, उसको हील करने में मदद करता है ब्लड क्लॉटिंग। जो फिब्रिन नेटवर्क होता है वो हमें एक मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है ताकि उसमें जो टिश्यूज़ हैं वो न्यू टिश्यूज़ हैं वो ग्रो कर सकें और जो वूंड हीलिंग प्रोसेस है वो हो सके और हमारा जो वूंड है वो हील हो जाए, ठीक हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिपेयरिंग का। वूंड के जो जख्म के जो एजेस होते हैं उसको पास लाकर ये ब्लड वेसल को रिपेयर करने का काम करता है, उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा अट्रैक्ट इम्यून सेल। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसको उसकी एंट्री को स्टॉप करने के लिए ये क्लॉट बना देते हैं। क्लॉट का जो है एक जाल बन जाता है ताकि जो हमारी माइक्रोब्स हैं वो अंदर ना आ सके और इन्फेक्शन ना हो सके। जो प्लेटलेट्स होते हैं वो केमिकल और एंटी माइक्रोबायल रिलीज़ कर देते हैं, बना देते हैं इम्यून सेल को जो इंजरी की साइट है वहाँ पर लाने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए। इंजरी की साइट पर जो प्लेटलेट्स हैं वो एंटी माइक्रोबायल एंड केमिकल्स को रिलीज़ कर देते हैं ताकि जो वहाँ पे जो हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स हैं वो अट्रैक्ट होके वहाँ पे जमा हो जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग। मतलब नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ब्लड क्लॉटिंग के दौरान। सबसे पहले जो नर्स है वो हिस्ट्री लेगी, जो ब्लड क्लॉटिंग वाला पेशेंट है उसकी हिस्ट्री लेगी।
सेकंड नंबर पे फिज़िकल एग्जामिनेशन करेगी नर्स, ये फाइंड आउट करने के लिए कि कोई एडिमा, वार्मथ, रेडनेस या टेंडरनेस तो नहीं है, उसको चेक करके नोट डाउन करेगी। उसके बाद मेडिकेशन, उसके बाद जो भी उस पेशेंट को एंटीकोगुलेंट्स एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब्ड किए हुए हैं जैसे कि हेपरिन या वार्फरिन, तो वो उसको दे देगी। टाइम टू टाइम देगी ताकि जो ब्लड क्लॉटिंग है उसको उससे प्रिवेंट हो सके, उससे बच सके। नेक्स्ट लैब टेस्ट, हेपरिन के लिए एपीटीटी और वारफरिन के लिए पीटी और आईएनआर जो टेस्ट हैं वो नर्स करवाएगी, वो किए जा सकते हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि ब्लड को क्लॉट बनाने में कितना टाइम लगता है, इससे पेशेंट केयर में मदद मिलेगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एमरजेंसी मॉनिटरिंग। नर्स जो है वो साइंस को मॉनिटर करेगी जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्पेनिया, शार्प चेस्ट पेन, जो चेस्ट में पेन हो जाएगी, या फिर जो रैपिड हार्ट रेट जैसे कि टैकीकार्डिया, और उसको नोट डाउन करके कोई इमरजेंसी हो तो उसको नोट डाउन करके उसको केयर देगी। प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, इसमें हमने लिखना है कि जो पेशेंट है उसको और अदर इंजरी से हमें कैसे प्रिवेंट करके रखना है, बचा के रखना है। जिनकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग जल्दी नहीं होती है, जैसे कि प्लेटलेट्स जिनके कम होते हैं, तो उनकी बॉडी में दिक्कत होती है कि वो उनके क्लॉट जो है जल्दी नहीं बनते और ब्लीडिंग जल्दी स्टॉप नहीं होती। तो उनको क्या है, इलेक्ट्रिक रेजर्स यूज़ करनी चाहिए ताकि जो कट ना लग जाए, और सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करने चाहिए, और आईवी इंजेक्शंस लेने से उनको अवॉइड करना चाहिए, उनको बचना चाहिए। तो नर्स जो है उनको ये सलाह दे देगी और उनको जो आईवी इंजेक्शंस है वो अवॉइड करेगी उनको लगाना। नर्स जो है असेस करेगी एक्टिव ब्लीडिंग को, जैसे कि नोज़ ब्लीडिंग, यूरिन में ब्लड, या फिर डार्क और टेरी स्टूल्स। इसका मतलब है कि बॉडी में अगर कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है तो उसको वो असेस कर लेगी, चेक कर लेगी, नोट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है रेडी एंटीडोट। जो नर्स है वो एंटीडोट को रेडी ही रखेगी ताकि जो अगर किसी को इमीडिएट केयर में देना पड़ जाए तो वो यूज़ कर सके। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा एजुकेशन प्रोवाइड टू द पेशेंट एंड केयर गिवर। इसमें नर्स जो है वो पेशेंट को और उसके रिलेटिव्स जो केयर गिवर है उनको घर पर जहाँ कोई जो केयर देता है, केयर प्रोवाइड करता है, उनको मेडिकेशन और रेगुलर ब्लड टेस्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में बताएगी और उनको बोलेगी कि जो रेगुलर ब्लड टेस्ट है वो करवाने हैं और जो मेडिकेशन है वो ऑन टाइम पे लेना है। नर्स उनको वार्निंग साइंस के बारे में भी बताएगी कि जो अगर कोई इमरजेंसी साइंस होंगे, अगर ये वाले साइन हो तो आपको फटाफट डॉक्टर से मिलना है, जैसे कि लिम्स में स्वेलिंग हो जाना एकदम, या फिर कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।